इतिहास हमेशा राजाओं और महाराजाओं की कहानियों से भरा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा शख्स भी था, जिसे इतिहास में एक हजार दिनारी के नाम से जाना गया। यह ना तो कोई शाही खून का था और ना ही कोई बड़े साम्राज्य से, लेकिन अपनी तलवार के दम पर इसने पूरे दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं मलिक काफूर के बारे में। वही मलिक काफूर जिसे इतिहास हजार दिनारी के नाम से जानता है। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का यह सबसे भरोसेमंद सेनापति था, जिसने मंगोलों की विशाल सेना में खलबली मचा दी और उनको धूल में मिला दिया। दक्षिण के भारत के किलों में उसने फतेह किया, जहां जाने की कोई राजा हिम्मत न करता था, न कोई मुस्लिम शासक। लेकिन इस पराक्रमी सेनापति का अंत कैसे हुआ? क्या वह सच में खिलजी साम्राज्य को हड़पना चाहता था? आइए जानते हैं मलिक काफूर की इस दास्तान में। यह कहानी शुरू होती है साल 1299 में। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सबसे खतरनाक जनरलों को नियुक्त किया, नुसरत खान और उलू खान को। खिलजी की सेना ने गुजरात को तहस नहस कर दिया। इसी लूटपाट के दौरान नुसरत खान की नज़र गुजरात के खंभात बंदरगाह पर एक युवक पर पड़ी। वह युवक कोई आम इंसान नहीं था। वह अत्यधिक सुंदर, चतुर और शारीरिक रूप से बेहद फुर्तीला था। वह एक हिजड़ा था। नुसरत खान ने उसकी काबिलियत को भांप लिया और उसे एक ऊंचे दाम पर खरीदा। वह दाम था 1000 सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार के नाम से जानते थे। इसी कारण इतिहास में उसका नाम पड़ता है हजार दिनारी। नुसरत खान ने इस गुलाम को दिल्ली लाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में दिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देखा तो उसकी बुद्धिमानी और सैन्य समझ से बेहद प्रभावित हुआ। खिलजी को अपने दरबार में वफादार लोगों की जरूरत थी और काफूर में उसे वह वफादारी देखने को मिली। बहुत कम समय में यह गुलाम सुल्तान के दिल के इतने करीब आ गया था कि मलिक नायाब यानी साम्राज्य का इसे उप सेनापति बना दिया गया। उस दौर में दिल्ली सल्तनत के सिर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था मंगोलों का। चंगेज खान के वंशज बार बार भारत पर हमला कर रहे थे। वे जहां जाते बस्तियों के बस्तियां जला देते और लोगों के सिरों के मीनार बना देते थे। साल 1305 और 1306 में मंगोलों ने फिर से दिल्ली की तरफ रुख किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार मंगोलों को रोकने की जिम्मेदारी अपने नए कमांडर मलिक काफूर को सौंपी। दरबारी यह देखकर हैरान थे कि सुल्तान ने एक गुलाम पर इतना बड़ा दाव खेला है। लेकिन काफूर ने किसी को निराश नहीं किया। अमरोहा और रावी नदी के तट पर हुए इस युद्ध में मलिक काफूर ने अपनी जांबाजी और खतरनाक युद्ध रणनीति का प्रदर्शन किया। उसने न केवल मंगोलों की सेना को पीछे धकेला, बल्कि उनके बड़े बड़े जनरलों को जिंदा पकड़ लिया। काफूर की इस क्रूरता का आलम यह था कि उसने पकड़े गए हजारों मंगोलों सैनिकों के हाथी और उनको पैरों के तले कुचलवा दिया। हाथियों के पैरों के तले उनको कुचलवा दिया और उनके सिरों को दिल्ली के सीरी के किले में चुनवा दिया था। इस जीत ने यह साबित कर दिया था कि मलिक काफूर सिर्फ एक गुलाम ही नहीं, बल्कि खिलजी साम्राज्य का सबसे घातक हथियार बन चुका था। मंगोलों को हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की भूख और बढ़ गई थी। उसे अपनी सेना को पालने के लिए बेहिसाब दौलत चाहिए थी। उसने काफूर को एक ऐसा काम सौंपा जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। विंध्याचल पर्वत को पार करके सुदूर दक्षिण भारत को जीतना। साल 1307 से 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में जो तबाही मचाई, उसने इतिहास के पन्ने ही बदल दिए। सबसे पहले 1307 में काफूर ने यादव वंश के राजा रामचंद्र देव पर हमला किया। रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उन्होंने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1310 में काफूर की सेना ने काकतीय वंश के राजधानी वारंगल पर हमला किया। यहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन काफूर की घेराबंदी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। इसी वारंगल के किले से मलिक काफूर को वह हीरा मिला था जो आज दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है, कोहिनूर हीरा। प्रताप रुद्रदेव ने संधि के तौर पर कोहिनूर सहित सैकड़ों ऊंटों पर लदी दौलत और काफूर को सौंप दी। उसके बाद 1311 ईस्वी में काफूर यहीं नहीं रुका।
या दक्षिण गया और होयसल साम्राज्य के द्वार समुद्र को लूटा और फिर पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै तक जा पहुंचा। उसने प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर के शहर मदुरै को लूटा। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बिना किसी आधुनिक संचार के साधन के मलिक काफूर ने दक्षिण के राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब वह दिल्ली के लौटा तो उसके साथ 612 हाथी, 20,000 घोड़े और कई टन सोना चांदी था। दिल्ली के लोग इस दौलत को देखकर दंग रह गए। इस अपार सफलता ने मलिक काफूर को घमंडी और अति महत्वाकांक्षी बना दिया था। उधर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बूढ़ा हो रहा था और जलोदर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। सुल्तान की इस कमजोरी का फायदा मलिक काफूर ने उठाना शुरू किया। उसने सुल्तान के कान भरने शुरू किए। उसने सुल्तान को वफादार जनरलों की पत्नी महारानी मल्लिका ए जहां और उसके बड़े बेटे खिज्र खान के खिलाफ साजिश रची। काफूर के एक बहकावे ने आकर बीमार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटों को ही जेल में डाल दिया, अपनी पत्नी को नजरबंद कर दिया। अल्पाइन के नाम से एक शक्तिशाली गवर्नर जो सुल्तान का साला भी था, उसको भी काफूर ने मरवा दिया। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के इस कारनामे ने यह काम किया था कि काफूर के रास्ते खोल दिए। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि काफूर धीरे धीरे सुल्तान को जहर देना शुरू कर दिया था ताकि वह खुद ही बीमार पड़ जाए और मर जाए और वो गद्दी पर बैठ सके। जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। सुल्तान की आंखें बंद होते ही मलिक काफूर ने असली खेल खेला। उसने खिलजी के बड़े बेटों को दरकिनार कर दिया और अलाउद्दीन के 6 साल के छोटे बेटे सियाबुद्दीन उमर को कठपुतली सुल्तान बनाकर गद्दी पर बैठा दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया था। अब मलिक काफूर व्यावहारिक रूप से दिल्ली का सुल्तान था। गद्दी पर बैठते ही उसने खिलजी वंश के वफादारों को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके अलाउद्दीन के बड़े बेटे खिज्र खान और सादी खान की आंखें फुड़वा दी ताकि वे कभी राजा बनने के योग्य ना हो सकें। वह अलाउद्दीन के तीसरे बेटे मुबारक शाह को भी अंधा करना चाहता था, लेकिन काफूर यह भूल गया था सत्ता जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से छिन भी जाती है। अलाउद्दीन के वफादार अंगरक्षक थे जिन्हें पाइक कहा जाता था, काफूर की इस क्रूरता और गद्दारी से बेहद गुस्से में थे। एक रात जब काफूर अपने महल में सो रहा था तब अलाउद्दीन खिलजी के वफादार अंगरक्षक चुपके से उसके कमरे में दाखिल हो जाते हैं। काफूर की आंख खुली, लेकिन इससे पहले अपना तलवार उठा पाता अंगरक्षक उस पर हमला कर देते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सिर्फ 35 दिनों के क्रूर शासन के बाद मलिक काफूर का अंत एक छोटे से अंधेरे कमरे में हो जाता है।